फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। परिवर्तन आधारशिला चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 6 की एनसीईआरटी जो हिस्ट्री है हमारे अतीत, उसका पार्ट फर्स्ट कवर करने जा रहे हैं। हम इसके सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट से। तो फ्रेंड्स, इसमें बताया गया है कि नर्मदा नदी का पता लगाओ। पहले हम नर्मदा नदी को देख लेते हैं। नर्मदा नदी देखिए विंध्य की पहाड़ियों के जस्ट नीचे जो नर्मदा नदी है, और आप बताएंगे कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो फ्रेंड देखिए, नर्मदा नदी के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास की जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों और जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का फिर शिकार भी करते थे। तो फ्रेंड्स, मैंने इसके बारे में पता चलता है कि आरंभिक लोगों जो इस नदी के तट पर रहे थे, वे क्या थे, कुशल संग्राहक थे। उन्हें भोजन का संग्रह करना होता था। उन्हें आसपास की जो विशाल संपदा थी जंगलों से मिलने वाली, उन्हें उस चीज से परिचित थे वे। और जड़ों, फलों और जंगल के अन्य उत्पादों का संग्रह करते थे और आखेट या शिकार भी करते थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर तरफ चलते हैं। सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ। अब हमें बतानी है सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों के बारे में। पहले देख लेते हैं सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ कहाँ पड़ती हैं। तो फ्रेंड्स, ये इंडिया का मैप है और इसके उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में आप देख रहे हैं फिलहाल पाकिस्तान के जो एरिया है उसमें सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों हैं, उनके बारे में बताया गया है। इनके बारे में देखते हैं कि क्या बताया सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ। यहाँ पर कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना शुरू किया। तो क्या किया है, स्त्री और पुरुषों दोनों ने। ध्यान रखना है, एक एक पॉइंट को क्लियर करते चलना है। टाइम कितना है, 8000 वर्ष पूर्व का है। क्या क्या है, स्त्री पुरुषों दोनों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना शुरू किया। भेड़, बकरी, गाय और जैसी गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे। तो सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों के बारे में हमें क्लियर हो गया जो पॉइंट है। टाइम 8000 वर्ष पहले का है। स्त्री पुरुष दोनों ने गेहूं और जौ उपजाया। गाय, बैल, भेड़ और बकरी इन्हें पालतू बनाया और ये लोग गांव में रहते थे। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियां का पता। पहले विंध्य पहाड़ियां और गारो की पहाड़ियां जो है उनका पता देख लेते हैं हम। तो फ्रेंड्स, जो विंध्य की पहाड़ियां हैं आपको दिख रही होंगी और गारो की पहाड़ियां, इनके बारे में जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो ये स्थान है जहाँ कृषि का विकास हुआ और जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया, वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गारो और मध्य भारत में जो विंध्य की पहाड़ियां हैं, वहाँ कुछ ऐसे क्षेत्र जहाँ पर भी कृषि का विकास हुआ था और जहाँ सबसे पहले चावल उपजाएगा। अभी चावल का जिक्र ऊपर कहीं नहीं आया है, तो हमने चावल का जो जिक्र सुन रहे हैं वे स्थान कहाँ थे, विंध्य के उत्तर में स्थित थे। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। सिंधु और इसकी सहायक नदियाँ। सिंधु और इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं। पहले सिंधु और इसकी सहायक नदियाँ देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। तो फ्रेंड, जो सिंधु है, सिंधु की 5 सहायक नदियाँ हैं, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। तो फ्रेंड, सहायक नदी किसे कहते हैं, जो आकर एक बड़ी नदी में मिल जाती है। इसके बारे में देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट कि लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। टाइम कितना है, 4700 वर्ष पूर्व। इसी नदी के किनारे क्या हुआ है कि आरंभिक नगर फले फूले थे। गंगा और इसके सहायक नदियों के किनारे समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूरा। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं करीब 2000 साल लगे गंगा नदी के किनारे जो नगर का विकास होने में। वहाँ पे क्या हुआ है, 2500 ईस्वी पूर्व। और सिंधु नदी के किनारे नगरों का विकास कब हो चुका था, 4700 ईस्वी पूर्व। तो फ्रेंड्स, ये हमें क्लियर करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट होता है गंगा और इसकी सहायक नदी उनके बारे में। गंगा और इसकी सहायक नदी सोन के बारे में पहले हम देख लेते हैं। कहाँ है गंगा और इसकी सहायक नदी सोन। तो फ्रेंड्स, जो सोन नदी है वो दक्षिण की ओर से गंगा में मिलने वाली एकमात्र नदी है। तो हमें ये याद रखना है। नेक्स्ट इसके बारे में पता करते हैं कि गंगा के दक्षिण में नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान बिहार जो है उसके नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने एक विशाल राज्य की स्थापना की। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई। तो हमें सिर्फ इतना याद रखना है
कि जो गंगा के दक्षिण में जो सोन नदी के बीच का जो क्षेत्र है वो क्या गया था प्राचीन काल में मगध, जिसे आज बिहार कहा जाता है और उसके नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। फ्रेंड नेक्स्ट पॉइंट है कि आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। तो जो फ्रेंड्स है कि पर्वत पहाड़ तो पहले से ही रहे हैं और उन्हें हालांकि लोगों के लिए ऐसी उन सीमाओं को पार करना आसान भी नहीं था। तो फ्रेंड्स इसमें कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन मैं इन्हें आपके मोटिवेशन के लिए ऐड किया है। तो इन्होंने क्या कहा कि उन लोगों के लिए सीमाओं को पार करना आसान नहीं था, जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके और गहरे समुद्र को पार कर सके। तो फ्रेंड्स इसमें बहुत डीप बात कही गई है कि जिन्होंने चाहा केवल वे ही उन्हें पार कर सके। पार करना तो किसी के लिए भी आसान नहीं होता, लेकिन कर कौन पाता है कि जिन्होंने उसे चाहा था, वे ही पर्वतों की ऊंचाई को पार कर सके, गहरे समुद्रों में को पार कर सके, पर्वतों की ऊंचाई को छुआ उन्होंने। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। देश के नाम। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया या भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड देश के पे नाम देते होते हैं, के पे फोकस करेंगे हम कि इसमें देश का नाम नहीं दिया गया है, देश के नाम की बात की गई है। तो इन्होंने कहा कि हम इंडिया या भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। क्या कहा जाता है संस्कृत में? सिंधु कहा जाता है। आपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को क्या कहा? इंडिया। हमें फ्रेंड देखना है कि नाम किसने दिया है? ईरानी और यूनानियों ने दिया है। आए कहाँ से थे? पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आए थे। फ्रेंड्स इसमें भी कंफ्यूजन कर देता है कि उत्तर पूर्व कर देगा, उत्तर दक्षिण कर देगा, किधर से भी। तो फ्रेंड उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानी और यूनानी जो 2500 वर्ष पूर्व आए थे, उन्होंने क्या कहा? सिंधु को तो हिंदोस या इंदोस कहा और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा था। तो हमें याद रखना है इंडिया शब्द इंडस से निकला है। संस्कृत में क्या कहा जाता है? सिंध कहा जाता है। और अपने जो ईरानी थे वो ईरान के थे, यूनानी जो थे यूनान के थे। भरत नाम का प्रयोग, अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता है। किस लिए किया जा रहा है? उत्तर पश्चिम में रहने वाला एक लोगों का समूह था, उसे भरत कहा जाएगा। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की जो आरंभिक कीर्ति है 3500 वर्ष पुरानी है उसमें भी मिलता है और बाद में भरत का ही प्रयोग देश के लिए होने लगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर देखते हैं। अतीत के बारे में कैसे जानें। अब हमें अतीत के बारे में जानकारी लेनी है तो हम कैसे जानते हैं? तो अतीत के बारे में इन्होंने बोला कि इनमें से एक तरीका क्या है कि अतीत में लिखी गई पुस्तकें हैं, उन्हें ढूंढो और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। किस कारण? हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द मैन्यूस्क्रिप्ट, जो लैटिन शब्द मैनू जिसका अर्थ है हाथ से निकला है। तो फ्रेंड्स क्लियर होना चाहिए, पांडुलिपि को मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता है इंग्लिश में। और लैटिन शब्द मैन्यू से निकला है और मेन्यू का क्या अर्थ होता है? हाथ। ये पांडुलिपियां प्राय ताड़पत्रों, हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। तो पांडुलिपि के बारे में क्या हो गया कि हाथ से लिखी जाती थी। इंग्लिश में मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता है। लैटिन शब्द मेन्यू से निकला है जिसका अर्थ हाथ होता है। और ये पांडुलिपियां ताड़पत्रों या हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज पेड़ की छाल से विशेष तैयार से भोजपत्र तैयार किया जाता है, उस पर लिखी मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पांडुलिपियों के बारे में ही है कि कुछ पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया। पांडुलिपियां कुछ लेकिन फिर भी उपलब्ध हैं। ये मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियां, विज्ञान आदि सभी के बारे में विषयों की चर्चा मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविता, नाटक भी हैं जिनके बारे में अतीत की हमें जानकारी मिलती है। कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, कुछ प्राकृत में, कुछ तमिल में है। प्राकृत भाषा का प्रयोग जो है आम लोग करते थे। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। अभिलेखों से भी हमें अतीत की जानकारी मिल जाती है। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उसका पालन कर सकें। राजाओं और रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने विवरण जो है उत्कीर्ण करवाए हैं।
तो फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। एक अभिलेख की बात बताई गई है इसमें। ये जो अभिलेख है ये 2250 वर्ष पुराना अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया। तो अशोक को आप सभी जानते हैं, मौर्य वंश का एक शक्तिशाली शासक हुआ है, के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया। इस शासक के विषय में जो है आप नेक्स्ट जो वो चैप्टर है, वो सॉरी 7th जो चैप्टर है उसमें पढ़ोगे। और इसमें क्या है कि इस अक्षर में संकेत से कुछ लिपियां बनी होती थी और कुछ बोलते थे पढ़ते थे, तब हम एक भाषा का प्रयोग करते थे। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी और अरमाइक नामक 2 भिन्न लिपियों और भाषाओं में। इसकी लिपि कौन कौन से जो अफगानिस्तान की कंधार से प्राप्त हुआ है? यूनानी और अरमाइक लिपि। अब पुरातत्वविद के बारे में जानते हैं। पुरातत्वविद क्या है? जो अतीत में बनी वस्तु और प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, उन्हें पुरातत्वविद कहलाते हैं। पुरातत्वविद पत्थर, ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, चित्रों और मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों और सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी और कुछ धातु की बनी होती हैं। ऐसे तत्व कठोर, जल्दी नष्ट नहीं होने वाले होते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों, मछलियों की हड्डियां ढूंढते हैं। जानकारी में इससे क्या होता है कि उन्हें पता चल जाता है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। कुछ के ही अवशेष मुश्किल से बच पाते हैं। वनस्पतियां जो होती हैं, यदि अन्न के दाने और लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो जले हुए रूप में बचे रहते हैं। आप देखते हैं पांडुलिपियां, अभिलेखों और पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत, ध्यान रखना शब्द के लिए क्या वर्ड किया जाता है, स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम अतीत। फ्रेंड्स एक वर्ड दिया अतीत, एक या अनेक। तो आपने देखा होगा चैप्टर जो है ये सॉरी बुक जो है हमारी क्लास 6, इस पे चैप्टर नाम है हमारे अतीत। हमारा अतीत नहीं है, हमारे अतीत। तो अलग थोड़ा सबके लिए जो अतीत होता है वो अलग अलग यूज किया जाता है। इसलिए अतीत का जो यूज है यहाँ पर जो हमारे चैप्टर बुक है इसमें हमारे अतीत का यूज बहुवचन के रूप में किया गया। ध्यान रखना अतीत का बहुवचन अतीत ही होता है, लेकिन हमारा की जगह हमारे हो गया है। इस तथ्य की ओर दिलाने के लिए गया कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए अतीत के अलग अलग मायने थे। हिस्सों में जो भी जितने भी देश के अलग अलग हिस्से थे, सब लोग अलग अलग व्यवहार और रीति रिवाज का पालन करते थे। तो इसलिए क्या क्या आ गया कि हमारा जो अतीत है एक है या अनेक। तो हमारे अतीत जो है अनेक है सबके लिए, उसके मायने अलग अलग है। नेक्स्ट देखते हैं इसका लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, तिथियों का मतलब। तो फ्रेंड्स जो हम तिथि देखते हैं 2000 साल पहले, 3000 साल पहले, तो फ्रेंड्स इसका क्या मायने? ये ईसा मसीह की जो इसकी गणना है, वर्ष की जो गणना है, ईसा मसीह जो है ईसाई धर्म प्रवर्तक थे, उनके जन्म की तिथि से की जाती है। उनके जन्म से पहले जो है वो हम लगा देते हैं कि 2000 ईस्वी पूर्व, और उनके जन्म का जो बाद है ये 2000 ईस्वी कह देते हैं। तो फ्रेंड देखते हैं इसके बारे में इतिहास और तिथियां। अंग्रेजी में बीसी, अंग्रेजी में जो बीसी है हिंदी में ईस्वी पूर्व कहा जाता है। का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी, हिंदी में जो ईस्वी है, लिखा पाते होंगे। यह एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है। इसका जन्म ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। तो जहाँ पे एडी लिखा हुआ है वो क्या है? ईसा मसीह के जन्म का वर्ष है। कभी कभी एडी की जगह सीई और बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होने लगा। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन इरा, बीसीई का प्रयोग बिफोर कॉमन इरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व हुआ है। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है। इसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले है। तो फ्रेंड्स ये था चैप्टर फर्स्ट। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अगर पसंद आई है तो उसे लाइक कर दें। चलिए मिलते हैं चैप्टर 2 के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।